ये तो सिर्फ बोलने की बात है भैया, कुछ नहीं होने वाला है। इतनी बेशरम सरकार है ना, कुछ नहीं, इनको शर्म नहीं है। 12th में हूँ, यही करोल बाग से आया हूँ मैं, और मैं बहुत पॉजिटिव है। ये मतलब देश में बहुत पहले होना चाहिए था। अगर भारत की एक फुल फ्लेजेड पिक्चर बनाने को बोला जाए ना, तो वही प्रोटेस्ट है, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन भी ज़रूरी है। सरकार लीक करवा नहीं रही, सरकार लीक रोक नहीं पा रही। कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ना कई स्ट्रक्चरल खामियां भी रही हैं। इकोनॉमी का टीचर कंप्यूटर साइंस पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा। 24 जुलाई की सुबह हम जंतर मंतर पे मौजूद हैं। युवाओं की जोश देखकर ऐसा लगता है कि इन्होंने सुबह की शुरुआत इस जोश से एक शायरी से की है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और हमारे साथ तमाम सारे युवा जो शिक्षा नीति को लेकर, जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़ा को लेकर, नीट जैसे पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर जुड़ गए हैं और बात करना चाहेंगे जंतर मंतर पर। बताइए कितने दिन से हैं भैया आप? मेरा 3 दिन हुआ। 3 दिन हुआ। 19, 20 और आज फिर। क्या लगता है, इसको कैसे देख रहे हैं इस प्रोटेस्ट? ये बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। ये मतलब देश में बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन जो पानी सर से ऊपर चला गया ना, लोग जाग चुके हैं। जो देश की यूथ जाग चुकी है, ये बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे। लेकिन कुछ लोग इसे जैसे कि बोलते हैं फर्जी है। कल नरेंद्र मोदी भी ट्वीट किया कि आप लोग जंतर मंतर से हट जाइए, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए केस को हैंडल करेंगे जो नीट घोटाला में आया। वो फास्ट ट्रैक के जो कोर्ट के केस बोल रहे हैं, मतलब आप वो बात ही ऐसे होगी ना कि मतलब आपको जो मतलब आपकी पेट खराब हो गई है। हाँ। हम खाना बना रहे हैं और पेट खराब आपकी होगी, और हम मेडिसिन देने की बात कर रहे हैं कि मैं दवा रखा हूँ, आप खाओ। अच्छा भाई, दवा क्यों खाऊं? आप खाना ही सही बनाओ ना। मुख्य मुद्दा ज़रूरत क्यों पड़ेगी? उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आप बेसिक चीज़ ख़त्म करो ना, जो इशूज़ हैं बेसिक इशूज़ ख़त्म करो। आप अगर इशूज़ होंगे उसके बाद में आप आओ, मैं उसको मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट में मतलब उसको केस जल्दी हैंडल करूँगा। ये क्या तरीका हुआ? ये तो सिर्फ बोलने की बात है भैया, कुछ नहीं होने वाला है। इतनी बेशरम सरकार है ना, कुछ नहीं, इनको शर्म नहीं है। इतने जो स्टूडेंट्स हैं उन पे सब। क्या नाम है भाई? क्या शौर्य है भैया मेरा नाम। कौन सा क्लास में पढ़ते? मैं 12th में हूँ, यही करोल बाग से आया हूँ मैं, और मैं दूसरी तीसरी बार आया हूँ यहाँ पे। मतलब यहाँ के लोगों का नेचर को आ गया। हाँ, ये आए तक नहीं सुन नहीं रहे। इतनी बेशर्मी है सरकार को, मतलब जनता की कोई इनको फिक्र नहीं है, और ऊपर से ये लाठी चार्ज वगैरह करवा रहे हैं स्टूडेंट्स पे। इनको इस चीज़ की भी शर्म नहीं है। तानाशाही की हद हो चुकी है। तानाशाही भैया इतनी करप्शन है ना, मेरे को देख के इतनी शर्म आती है कि हम इतने बढ़िया देश में रह रहे हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो एक गंवार सरकार है ना हमारी, इसको देख के इतनी शर्म आती है कि बस कुछ कहने की बात नहीं है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक 12वीं का छात्र जब इस कदर की सोच रखता हो अपने देश के लिए, सोच क्यों रखता हो? क्योंकि सरकार जो है, सरकार की नीति है, उसके तहत, सरकार के नीति के तहत इस बच्चे की सोच जो डेवलप हो रही है कि हमारे देश में जो सरकार चल रही है, सरकार हमारे देश में पेपर लीक करवा रही है, तो हम कैसे इस सरकार को बेहतर बना दे। तो ये सोचने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जब एक युवा को अच्छी सिस्टम एजुकेशन पॉलिसी के तहत नहीं दिया गया, तो इसी तरह का सोच डेवलप होगी। और जब डेवलप होगा तो मतलब जब भारत का विकसित भारत की हम बात करते हैं, तो ऐसे विकसित भारत नहीं बनेगा। इसलिए हाँ, क्या बोलना चाहेंगे और बताइए? कब से हैं जंतर मंतर? मैं तो दिल्ली में रहता हूँ, तो तकरीबन मैं 4 दिन आया था। कल मैं नहीं आ पाया, आज सुबह आया हूँ। और थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन भी ज़रूरी है। सरकार लीक करवा नहीं रही, सरकार लीक रोक नहीं पा रही है। हाँ ठीक है। बहरहाल क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं? ये बताइए, इस प्रोटेस्ट को आप देख रहे हैं कैसे, किस नज़रिए से देख रहे हैं? अगर इसको देखने की जहाँ तक बात रही, तो अगर आप थोड़ा भी अगल बगल घूम के एक नुआंस्ड ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो व्यक्तिगत रूप से आप ये पाएंगे कि अगर भारत की एक फुल फ्लेजेड पिक्चर बनाने को बोला जाए ना, तो वो एक प्रोटेस्ट है। जहाँ पे लोग अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग आइडेंटिटीज़ से, अलग अलग एज ग्रुप से, अलग अलग मोटिव्स के साथ, भले उनकी आइडियोलॉजीज़ अलग अलग रही हैं एक टाइम पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके एक आइडियोलॉजी नहीं कहूँगा, एक इशू को लेकर एक साथ खड़े हैं। सही बात। ठीक है। आपको यहाँ पे अलग अलग कास्ट के भी लोग मिल जाएंगे। आइडेंटिटीज़ से मेरा मतलब है सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटीज़, फिर भी वो एक जस्ट कॉज के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, शायद बेहतर फ्यूचर के लिए। बेशक यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट का सेंटर में नीट है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी कई इश्यूज़ रेज़ किए गए हैं, जैसे NEP का। चूँकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र भी हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ना कई स्ट्रक्चरल खामियां भी रही हैं। जैसे कि आपने पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवा दी, लेकिन कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं लाया। मतलब
अब एक इकोनॉमी का टीचर कंप्यूटर साइंस पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा? क्या पढ़ाएगा? है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं हो पा रही है और तमाम सर जैसे कि फैकल्टी के सिस्टम है, एनएपी तो आ गया लेकिन फैकल्टी उस बेस पे मिल नहीं पा रही है। यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की कमी के कारण देखिए पाठ्यक्रम आप कितने बड़े भी ला देंगे, फैकल्टी आपके पास नहीं होगी, आप 90,000 स्कूलों को बंद कर देंगे तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था देश में नहीं चलेगी। इसीलिए साथ ही साथ एक और बात मैं जोड़ूंगा कि ये सरकार अक्सर ये क्लेम करती रहती है कि देयर हैज़ बीन एक्सपोनेंशियल एंड ट्रेमेंडस वर्क डन इन स्फेयर ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए, चलिए अगर मैं मान भी लूँ 2 मिनट के लिए कि ठीक है आपने ग्रोथ भी बहुत लाई, डेवलपमेंट भी बहुत लाया, लेकिन बट ऑन द एक्सपेंस ऑफ सोशल फ्रेगमेंटाइजेशन, समाज को बांट के, तो वो ग्रोथ, वो डेवलपमेंट कहाँ तक रेलेवेंट रहेगी? इसलिए इसका सबसे बड़ा नुकसान वही है। एग्जैक्टली सबसे बड़ा नुकसान तो वही हो गया ना कि आप समाज को जब आप बांट ही दिए तो उस ग्रोथ का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आना था मुझको तो नहीं दिखा। लॉन्ग टर्म नहीं है, इस देश की लॉन्ग टर्म डैमेज हो गई डेवलपमेंट की। साथ ही साथ आप इकोनॉमी में बेशक हम शायद आई थिंक 4th, हमने जापान को क्रॉस किया, 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है, 4 पॉइंट समथिंग सम ट्रिलियन डॉलर्स, 4.1 आई थिंक 4.1 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर मेरे स्टैट्स गलत हों तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। अनुमान के लगभग ये बता रहे हैं, अनुमान है मेरा, क्योंकि ऊपर नीचे होते रहता है, ये बीच बीच में रिपोर्ट नहीं मुझको मैं भूल भी रहा हूँ एक्चुअली। आप इकोनॉमिकली मतलब स्टैटिस्टिकली आप बेशक 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं और शायद 5th के तरफ हम जर्मनी को भी आने वाले 1 डेकेड या हो सकता है 8-9 साल में भी क्रॉस कर जाएं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि ग्रोथ का असली पैमाना ये होता है कि सामाजिक और आर्थिक मतलब परिप्रेक्ष्य में सबसे निचले पटल पे खड़े व्यक्ति के जीवन में क्या उसका प्रभाव दिखा? मुझको नहीं लगता है दिखा। वरना ये मतलब ये भीड़ अपने आप में मैनिफेस्टेशन इस चीज़ का कि शायद वो इम्पैक्ट नहीं दिखा है। जो ज़रूरी चेंजेस हैं वो नहीं दिखे हैं, एजुकेशनल रिफॉर्म्स की जो ज़रूरत है वो नहीं दिखी है। ऑब्वियस ये बात है, यूथ के अंदर क्रोध होगा, ये यूथ क्रोध केवल एक क्वेश्चन के रूप में निकाल रहा है तो उस पर भी उसको एंटी नेशनल बना दिया जा रहा है, टेररिस्ट बना दिया जा रहा है। ये बड़ी विडम्बना है कि ये बड़ी एक विडम्बना है कि बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम से नहीं आया, जैसे मैंने बीपीएससी का एग्जाम दे रखा है, 1 साल हो गए। अभी तो उत्तराखंड में हाँ, मैंने 1 साल पहले एग्जाम दिया था, बीपीएससी एई की एग्जाम 1 साल पहले दिया था मैंने। आज तक रिजल्ट नहीं है, आज तक उस रिजल्ट को कोर्ट में फंसा के रखा गया है। अच्छा, ये आरोप भी लगते हैं। एक बीपीएससी सैनिटरी ऑफिसर वाला एग्जाम दिया, एग्जाम दे के मैं 2 दिन बाद मुझे पता चल रहा है कि क्वेश्चन लीक हो चुके हैं, एग्जाम कैंसिल हो गए। अच्छा, यूनिवर्सिटी में मतलब आरोप नहीं लगते हैं, ये रियलिटी है कि जो सत्ता पक्ष के लीडर होते हैं उनके घर वाले वो बन के बैठ जाते हैं यूनिवर्सिटी में, कब्जा कर लेते हैं। एक इलाहाबाद में भी मैटर हुआ था। एक मैं सच्चाई आपको बताऊं कि बियॉन्ड जरा से उठाओ बात करना। हाँ, बियॉन्ड की मतलब सत्ता पक्ष के लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे प्रोफेसर के रूप में, मैं आपको सच्चाई बता दूं, किसी भी यूनिवर्सिटी पे ये लागू किया जा सकता है कि जो ये फैकल्टीज़ का सिलेक्शन प्रोसेस है ना, एक फॉर्मेलिटी है। इट इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन कनेक्शंस। इंटरव्यू बेस्ड में होना है। इंटरव्यू एक तरह से आप कह सकते हैं दिखावा है, पहले से सबको पता है कि कौन आने वाला है कौन नहीं। ठीक है भैया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, चलिए। तो देखिए, युवाओं की जो सोच है बदल रही है, युवा एजुकेशन पॉलिसी पे बात करनी जान रही है। युवा जो है वो तमाम सारे ऐसे इशू हैं जो भारत देश में लग रहे हैं कि ये इस पे बात किया जा सकता है, इस पे बात करने लग रही है। मैं और भी दिखाना चाहूँगा जंतर मंतर का नज़ारा, और इधर नारा भी लगना स्टार्ट हो गया है। और देखेंगे तो भीड़ की स्थिति में जो बहुत सारी यहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ है, क्या कहना चाहेंगे? कब से हैं? कहना चाहूँगा, बताइए कुछ। तो अभी से ही आए हैं। कब से हैं? 3-4 बार आ गया मैं। क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम सिंह। पढ़ाई करते हैं? नहीं, छोड़ फिर दिया। भी आ रहे हाँ, फिर भी आएंगे, नहीं आएंगे? फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए तो आएंगे, सबके लिए आएंगे। अच्छा, ये बताइए, सोनम वांगचुक आज 26वां दिन है सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का, क्या सरकार क्यों नहीं सुन रही है? वो सुनेगी नहीं सुनेगी। तो ऐसे में तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसमें बहुत कारण है, काफ़ी कारण है। क्या कारण? काफ़ी कारण ये है कि एक तो मेन तो जातिवाद। तीन समुराई राज कर रहे हैं देश पे, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ। हाँ, कोई खुला बोल दिक्कत सकता हूँ, नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मैं बोल सकता हूँ। एक तो अपना बामण हो गया, एक
एक ठाकुर हो गया और एक बनिया हो गए। ये तीन ही राज कर रहे हैं इस देश पे, पूरे देश पे यही तीन लोग राज कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है कि मतलब कोई ऐसे? दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पलट तो सकते हैं हम। हमारा संविधान तो कहता है कि यहाँ संविधान पर सबको बराबर देता है। सुनो, सबको बराबर अधिकार देता है, लेकिन ये है इस बात को कोई समझता नहीं है कि हम बताते हैं। मैं तो ये कहूँगा, जो देश पर राज कर रहे हैं, तिलक वाले, तराजू वाले और तलवार वाले, बस इतने कहते हैं। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पास भीड़ काफ़ी, अभी 6 बज रहे हैं करीब और भीड़ की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाँ ठीक है, ठीक ना भैया, पूरा चलेगा भैया, छोटा चैनल है, पूरा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, राजा साहू नाम है मेरा, मेरे कैमरे के पीछे हैं सूर्या यादव। धन्यवाद।